हे गाइस, तो अब फाइनली वो इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करने जा रहे हैं जिसकी प्रॉमिस हमने बहुत टाइम से की हुई थी और बहुत डिले हो गया ये वीडियो आने में, बिकॉज हम लोग भी श्योर होना चाह रहे थे कि एक बार सारा काम खत्म हो जाए, जो लीगल रेंटल यूनिट का सर्टिफिकेट है वो हमारे हाथ में आ जाए, सारे बिल्स हम लोग पे कर दें और उसके बाद आपको बताया कि फाइनली हमने बेसमेंट को लीगल कराने का कितना खर्चा किया। तो अब सब कुछ हो चुका है, सर्टिफिकेट हाथ में आ गया है, सारे इनवॉइसेस हमने क्लियर कर दिए हैं और जो टेनेंट्स है वो शिफ्ट भी हो चुके हैं। तो आज परफेक्ट डे है ये वीडियो बनाने का और आपको पूरा प्रोसेस बताने का, राइट फ्रॉम डे 1 हमने क्या क्या किया अंटिल द डे जब हमारे हाथ में सर्टिफिकेट आया, क्या कुछ कर चुके थे, कितना खर्चा कर चुके थे। तो आपको मैं ये बताती हूँ कि अगर आपने ये डिसाइड करना है या किया है कि आपने भी अपने अपार्टमेंट का या जिस भी घर में आप रह रहे हो, अपार्टमेंट का तो नहीं, जिस भी घर में आप रह रहे हो उसकी बेसमेंट लीगल करानी है, तो देयर आर 2 वेज टू डू दैट। पहले तो हम करते क्यों है, इट्स नॉट दैट ओनली आप उस यूनिट को रेंट पे चढ़ाने के लिए करते हो। कई लोग क्योंकि ना जब आपकी बेसमेंट अपार्टमेंट होता है तो उसमें सिटी के तरफ से ना आपको जैसे कि गैस लगाने की परमिशन नहीं होती है, जो कुकिंग गैस होती है, तो लोग अपने लिए भी लीगल कराते हैं बेसमेंट को अपने आप को सिक्योर करने के लिए। कभी कभी बेसमेंट में आग लग जाए या कुछ हो जाए तो आपने कुछ ऐसा काम ना कर रखा हो कि आपको इंश्योरेंस ना मिले, और यस रेंट पे देने के लिए तो कराते ही हैं। अब वो घर हमारी जैसे रेंटल प्रॉपर्टी है, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो हमारा तो पूरा पूरा मकसद उस घर को लीगल बेसमेंट कराने का ये था कि हम उसको रेंट पर दें और लीगल तरीके से, सेफ तरीके से उसको रेंट पर दें, और कल को कोई दिक्कत भी हो जाए उस घर में तो हम इंश्योरेंस कंपनी से भी कवर्ड हो और सब कुछ सही हो, ऐसा ना हो कि हम कुछ इलीगल काम वहाँ पे कर रहे हैं। अब अगर आप सोचते हो कि आपको बेसमेंट लीगल करानी है, एज आई टोल्ड यू कि देयर आर 2 वेज टू डू दैट। एक तो आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर करो और उस कॉन्ट्रैक्टर को सारा काम दे दो कि भाई ये हमारी बेसमेंट है, आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दो और वो आपको एक कोड दे देते हैं कि भाई ये काम है और इस काम को करने का हम आपसे इतना पैसा लेंगे। दैट्स द इजीएस्ट वे टू डू इट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू डू इट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपना सारा काम करने का और खुद को एक तरीके से इंडिया में ठेकेदार होते हैं ना, कि ठेका ले लिया एक काम का और अब उसका ठेकेदार का भी पैसा बीच में आ गया है, तो बहुत महंगा है। तो हमने दोनों ही ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे, बिकॉज जो दूसरा तरीका है ना, वो दूसरे तरीके में माथा पच्ची बहुत है, सिर दर्दी बहुत है। आपको प्रोसेस पता होने चाहिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें करानी की है वो सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस तरीके से जाते हो, थोड़ा स्टडी करके खुद इस तरीके से आते हो, तो आप बहुत सारा पैसा सेव कर लोगे। जैसे हमने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाकर कोटेशंस ली थी और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम सारा काम खुद कराएंगे। उन दोनों चीज़ों में हमने बड़े आराम से $15,000 to $20,000 सेव कर लिए, विच इज़ अ बिग मनी। तो आपको ज़्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस ऐसे ही बता देने वाली हूँ। तो अब सारे बिल्स तो अमित ने पे किए थे कि क्या क्या किस किस के इनवॉइसेस अमित ने क्लियर किए, तो अमित आएंगे आपको सारे खर्चे बताने के लिए। तो आपको मैं बता देती हूँ कि हमारी बेसमेंट जो थी ना वो फिनिश बेसमेंट थी ऑलरेडी, उसका टूर भी आपने देखा हुआ है। दैट वाज अ 2 bedroom बेसमेंट अपार्टमेंट विद ऑलरेडी अ सेपरेट एंट्रेंस। तो हमें सेपरेट एंट्रेंस नहीं निकालनी पड़ी थी उस बेसमेंट की, जिसके हमने पैसे बचाए हैं। अगर आपको अपने बेसमेंट की सेपरेट एंट्रेंस में निकालनी पड़ेगी तो जो भी हम आपको खर्चे बताने जा रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट आप 10,000 ऐड कर सकते हो उसमें, क्योंकि 10,000 के आसपास लग जाता है सेपरेट एंट्रेंस, लीगल सेपरेट एंट्रेंस निकालने का। और हमारी क्योंकि फिनिश बेसमेंट थी उस वजह से हमने जो स्ट्रक्चरल चेंजेस कराए वो हमें थोड़े महंगे पड़ गए। तो अगर आपकी अनफिनिश बेसमेंट है तो आप टोटल बिल में से 4-5,000 10,000 कम भी कर लो कि आपके कॉन्ट्रैक्टर को काम या जो भी काम करने आएगा उसको कम काम करना पड़ेगा, बिकॉज उसको बनी बनाई चीज़ें उतार कर नई चीज़ें नहीं लगानी, उसको सारी चीज़ें नई ही इंस्टॉल करनी है। इसके अलावा जैसे हमने अपनी बेसमेंट का, मैंने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि हमने सारी वाटर प्रूफिंग कराई है अपनी बेसमेंट की, विच वॉज कम्प्लीटली ऑप्शनल, जिसके लिए हमने 14,000 के आसपास पे किया है। 13,500 हमने उस बंदे को दिए जिसने पूरी बेसमेंट मतलब वाटर प्रूफ करी है, और $500 हमने उसको दिए जिसने हमारी AC यूनिट शिफ्ट करी थी, बिकॉज वो लीगल जब हम वो करा रहे थे, वाटर प्रूफ करा रहे थे, उसके बीच में आ रही थी। तो अगर आपने अपनी बेसमेंट को वाटर प्रूफ नहीं कराना या आपकी नई बेसमेंट बनी हुई, आपको लगता है कोई लीकेज का इशू कभी नहीं आने वाला, क्योंकि हमारा बंगलो तो बहुत पुराना था, तो हमें ये डर था कि यार इतना पैसा लगा दिया और कल को कभी लीकेज का इशू आ गया तो ये सारा पैसा खराब हो जाएगा, तो हम सिक्योर चलना चाहते थे और हमने पहले ही कर लिया था। अगर आपकी न्यू बेल्ट है, बहुत ज़्यादा पुराना हाउस नहीं है, हमारा तो 50 साल पुराना घर था, तो अगर आप वाटर प्रूफिंग नहीं कराते हो तो आप हमारे टोटल खर्चे में से सीधे सीधे $14-15,000 सेव कर लोगे। तो हमारा टोटल खर्चा हुआ है बेसमेंट को लीगल कराने का, सब कुछ मिला मिलो के कितना खर्चा हुआ है वो वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा जब अमित स्टेप बाय स्टेप आपको सारे खर्चे एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवर टू यू अमित। हे गाइस, चलो बहुत सारे लोग कहते थे अमित को शिल्पा बोलने का मौका नहीं देती। आज की वीडियो में मैं ही आ गया हूँ, मैं ही आपको सब बताता हूँ पूरा प्रोसेस क्या है।
एंड अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में जब ये आया कि आपको अपनी बेसमेंट लीगल करानी है तो आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले क्या है कि आपको ये देखना है कि आपका जो एरिया है बेसमेंट का वो कितना है। उसमें 2 बेडरूम निकल सकता है, 1 बेडरूम निकल सकता है या 3 बेडरूम निकल सकता है। आपको एक आर्किटेक्ट हायर करना पड़ेगा जो आपकी बेसमेंट की मेजरमेंट लेकर आपके डिज़ाइन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक ड्राइंग बनाता है। वो जो ड्राइंग है ना, वो सिटी में हमें सबमिट करनी पड़ती है अप्रूवल के लिए। तो सबसे पहले जो सिटी है वो ड्राइंग को अप्रूव करेगी, उसके बाद आप अपना काम शुरू करोगे। तो आर्किटेक्ट का जो पहला खर्चा जो हमने स्पेंड किया था वो था $1,600। दो उसमें आप सेव भी कर सकते हो इन केस इफ़ यू नो समबडी या कोई और आर्किटेक्ट है, उनके अपने रेट्स होते हैं। तो आपको हो सकता है कि कोई आर्किटेक्ट 1000 में भी मिल जाए, कोई 1200 में मिल जाए। जो हमने हायर किया था उसको हमने 1600 पे किए थे। गुड पार्ट वॉज हमारी जो ड्राइंग सबमिट हुई थी 1 टाइम में ही हमें अप्रूवल मिल गया था, क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें ड्राइंग सबमिट करते हैं, फिर कुछ करेक्शन आ गई, दोबारा सबमिट करते हैं, फिर करेक्शन आ गई, तो उसी अप्रूवल प्रोसेस में उनके 2-3 महीने निकल जाते हैं। अब ड्राइंग जब हम सबमिट करते हैं तो सिटी को हमें बेसमेंट की वर्क स्टार्ट कराने की, लीगल प्रोसेस कराने की फ़ी पे करनी होती है। तो ब्रैम्पटन में जो फ़ी थी वो थी 1200। हर सिटी की अलग फ़ी हो सकती है। आप किस सिटी में, आप वहाँ पे सिटी में कॉल करके चेक कर सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है। तो 1200 हमने वो पे किया था सिटी को। एंड उसके अलावा आई रिमेंबर कि $50 के आसपास का हमने एक और खर्चा किया था। जब आप ये ड्राइंग अप्रूव कराते हो या ड्राइंग बनवाते हो ना, आपको जोनिंग चेक करनी होती है। जो पुराने एरियाज़ हैं, लाइक हमारा जैसे बंगलो वाला जो एरिया था, उनकी कई बार जोनिंग होती नहीं है, तो हमें वो सिटी से निकलवानी पड़ी थी। उसके हमने $50 स्पेंड किए थे। तो टोटल ये जो हमारा जो 1600 प्लस 1200 प्लस 50 अराउंड $2850 काम शुरू होने से पहले ही खर्च हो चुका था। तो जब ये सारा काम हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट डालनी है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। तो वो जब आप रिक्वेस्ट डालोगे, somebody from the city will come to your house, they will inspect the basement and they will give you permission to start the construction। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन शुरू कराने से पहले जो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का परमिट मिला है ना सिटी से, उसको बाहर एंट्रेंस पे या एक दो और जगह घर के बाहर ज़रूर लगा देना। तो वो आपने लगा दिया, इसका मतलब आप लीगल वे में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हो। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी, पड़ोसियों को भी हैंडल करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स इस चीज़ का ध्यान रखना कि लेट आवर्स के बाद कंस्ट्रक्शन ना हो। अब उसके बाद सबसे पहली चीज़ क्या है, जब आप एक यूनिट में रहते हैं ना, तो क्या होता है कि आपकी जो मेन लाइन जो वाटर सप्लाई होती है उसका जो साइज़ होता है मेन लाइन का, दैट इज़ 1/2 इंचेस। बट जब आपको एक और यूनिट बनानी है, सिटी को तो ये लगेगा ना कि उसमें एक और फैमिली आके रहेगी तभी आप यूनिट बना रहे हो। तो जब दूसरी यूनिट बना रहे हो तो सिटी को लगता है कि आपका पानी का यूसेज ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला काम यही होता है कि जो आपकी जो मेन लाइन होती है, जो मोस्टली आपके ड्राइववे पे आप देखोगे एक वहाँ पे कैप सी लगी होती है, वहाँ से लेकर आपके घर तक पानी के मीटर तक वो मेन लाइन जाती है। वो 1/2 इंचेस की पाइप को आपको इंक्रीज़ करा के 1 इंच का करना होता है। दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो आपको सबसे पहले लाइन अपग्रेड करानी है। अब क्योंकि हमारा जो घर था, हमारे घर का ड्राइववे बहुत बड़ा है, तो हमारी जो वो कैप थी ना उसकी, वो ड्राइववे के स्टार्टिंग पॉइंट पे थी और वहाँ से घर तक उसको वाटर मीटर तक लाने में अप्रॉक्सीमेट 60 फीट इतना उसका डिस्टेंस था, जिसकी वजह से हमारा उस टाइम जो कॉस्ट लगी थी उसकी $4,700 मैंने उस पर स्पेंड किया था। अब अगर आपका जो ड्राइववे है छोटा है या फिर वो जो पानी का जो मीटर का कैप लगा हुआ है वो उसके पास है, तो हो सकता है थोड़ा कम भी लगे। अदरवाइज 4700 हमने स्पेंड किया था। नाउ सेकेंड थिंग, जब आप बेसमेंट में एंटर करते हैं, नॉर्मली बेसमेंट्स की जो हाइट होती है वो मेन लेवल की जो हाइट होती है ना उससे थोड़ी सी कम होती है। तो हमारी जो बेसमेंट की हाइट थी दैट वाज अराउंड 7 फीट, बट जो एंट्रेंस थी ना उसकी, जहाँ से आप बिल्कुल अंदर जाते हो, उस जगह पर जो एसी के डक्ट होते हैं उनके होने की वजह से उसकी हाइट जो थी वो 6.4 फीट थी। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, 6.6 फीट। अब वो 2 इंच के लिए हमें वो पूरा जो डक्ट था ना वो सारा मूव कराना पड़ा, उसको चेंज कराना पड़ा। वहाँ पे भी हमारे पास ये ऑप्शन था कि सिर्फ जो एंट्रेंस है ना वहाँ पर हम उसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दें और विड्थ बढ़ा दें, तो उससे हमारा काम चल सकता था। बट जो हमारा जो HVAC वाला जो टेक्नीशियन आया था, ही वॉज अ लाइसेंस्ड गाय, उसने जो हमें सजेस्ट किया, उसने बोला कि अगर आप ये करोगे ना, इन फ्यूचर देयर कुड बी चांसेस कि आपका जो एयर फ्लो है ना वो सही नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बढ़ा दोगे फिर आगे जाके फिर कम हो जाएगा, तो एयर फ्लो की दिक्कत आ सकती है। एंड अब देखो 2 यूनिट हैं ऊपर नीचे, अगर देखो एयर फ्लो सही नहीं है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। सो व्हाट आई डिड, मैंने अपने पूरे घर का जो AC के डक्ट्स थे ना वो सारे के सारे टोटली चेंज करा दिए, बिल्कुल नए हो गए। अब उसके लिए मैंने स्पेंड किया था $6,800। अब ये 2 काम हो गए मेरे।
अब आपको बताता हूँ कि क्या होता है। नॉर्मली इंस्पेक्शंस की भी ना 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज मैंने आपको बताई, सबसे पहले जो फर्स्ट इंस्पेक्शन होती है उसमें सिर्फ ये होता है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की आपको परमिशन मिलती है। देन सेकेंड इंस्पेक्शन जो होती है वो आपकी होती है आपके वाटर मेन लाइन की। तो वाटर मेन लाइन वाला काम हो गया, वो भी, उसकी इंस्पेक्शन भी डन होगी। थर्ड इंस्पेक्शन में प्लम्बिंग एंड HVAC, ये 2 काम साथ साथ होते हैं। तो HVAC का तो मैंने काम करा लिया, वो सारे जो डक्ट्स थे वो सारे मेरे नए ही हो गए, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। अब जो सेकंड थिंग थी वो थी प्लम्बिंग की। अब क्योंकि जो मेरी बेसमेंट थी वो पहले 2 बेडरूम थी, अब मैंने उसको 3 बेडरूम में चेंज कराया है, और वॉशरूम जो था वो भी हमारा जो है किसी नई जगह पे मूव हुआ है, तो सारा प्लम्बिंग का वो चेंजेस हुए थे। लाइक वॉशरूम के लिए जो लाइंस हैं वो सारी उस जगह पे जाएंगी, लॉन्ड्री कहाँ रहेगी वहाँ के लिए एक अलग से कनेक्शन रहेगा, प्लस जो किचन है, किचन में जो सिंक है वहाँ के लिए कनेक्शन जाना है। तो प्लम्बिंग का इन टोटल आई स्पेंड $5,500, जिसमें मैंने एक और चीज़ भी इंक्लूड कराई थी, जो सब पंप मैंने अपने घर में लगवाया था। वो इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर कभी ऐसे कोई बेसमेंट में कुछ पानी वानी की कुछ प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट यू हैव अ सब पंप दैट कैन थ्रो द वाटर आउटसाइड। तो मैंने सब पंप भी उसमें इंक्लूड करवाया था, तो 5,500 मेरा वो लगा था। सो आफ्टर दैट आई वाज रेडी फॉर द थर्ड इंस्पेक्शन, जिसमें मेरा HVAC एंड प्लम्बिंग दोनों कवर हो गया था। उसके बाद जो थर्ड इंस्पेक्शन थी वो थी इलेक्ट्रिकल की। अब इलेक्ट्रिकल के लिए आपको बता देता हूँ, नॉर्मली क्या होता है हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है ना वो 100 AMP का होता है। AMP बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, बट 100 उसका जो पावर होती है। एज पर द सिटी रूल्स यू कैन हैव 3 पावर प्लग्स जो आप घर में यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, अब हमारा जैसे नीचे एक यूनिट बन रहा है, उसमें हमें गैस स्टोव चाहिए, उसके लिए पावर प्लग चाहिए। ऊपर एक गैस स्टोव है, उसके लिए पावर प्लग चाहिए। ऊपर एक लॉन्ड्री है, उसके लिए पावर प्लग चाहिए। अब अगर नीचे मुझे लॉन्ड्री बनानी है, इट मीन्स मुझे 4th पावर प्लग चाहिए, तो मुझे अपने मीटर को भी अपग्रेड कराने की ज़रूरत थी। तो मैंने उसको 100 से 200 की पावर का मीटर को अपग्रेड कराया, प्लस कुछ और जो वायरिंग्स वगैरह थी वो सारी चेक कराई। वायरिंग्स उसमें अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत थी उसने चेंजेस करे, कुछ पॉट लाइट्स वगैरह मैंने लगवाई थी। तो ये सारा करके जो सारा इलेक्ट्रीशियन ने जो मेरा सारा काम किया उसको मैंने पे किया $5,000। तो अब मेरी इलेक्ट्रिकल की इंस्पेक्शन भी डन होगी। अब ये जो मेरी 4 इंस्पेक्शन हो गई, सबसे पहले मेन लाइन की, फिर प्लम्बिंग एंड HVAC की, फिर इलेक्ट्रिकल की। अब एक 4th इंस्पेक्शन जो मेरी होती है ना वो होती है रफ इन की, जो आपने अंदर जो सारा आपकी जो स्ट्रक्चर बनाया है उसकी इंस्पेक्शन होती है। तो उसमें क्या होता है, वो इंस्पेक्शन जो होती है सारा काम होने से पहले इसलिए करते हैं बिकॉज दे वांट टू कम, दे वांट टू सी कि आप जो ड्राई वॉल्स हैं उसके अंदर इंसुलेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपकी हाइट्स वगैरह प्रॉपर है या नहीं है, ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग आपने जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रेडी किया है या नहीं किया। डोर्स वगैरह जो हैं जहाँ पे आप एंट्री करते हो ना घर में, उसके आसपास के जो डोर्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, उनमें स्टील फ्रेमिंग होती है। वो जो डोर्स होते हैं वो सारे फायर रेटेड होते हैं, वॉल्स फायर रेटेड होती हैं। तो वो सारा चेक करने के लिए वो एक इंस्पेक्शन करते हैं। तो उसके लिए हमने फिर इंस्पेक्शन की रिक्वेस्ट डाली। इंस्पेक्शन की रिक्वेस्ट आपको बता देता हूँ, इट्स वेरी इजी टू पुट द रिक्वेस्ट। उनकी ब्रैम्पटन सिटी की एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको अपना बिल्डिंग परमिट नंबर डालना होता है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होती है, इंस्पेक्शन के लिए कौन अवेलेबल होगा उसका नाम, उसका नंबर डालना होता है, एंड यू सेलेक्ट द डेट कि आपको कब इंस्पेक्शन चाहिए। तो नॉर्मली मैं नेक्स्ट डे की इंस्पेक्शन डालता था और नेक्स्ट डे की मिल भी जाती थी, शाम को आपके पास कन्फर्मेशन आ जाती थी नेक्स्ट डे आपके पास इंस्पेक्शन के लिए कोई आ रहा है। तो इट वॉज़ वेरी ईजी, प्रेटी ईजी। तो अब चौथी इंस्पेक्शन जो हमारी थी रफ इन की, सिटी से कोई आया, उसने सारा चेक किया कि हमारा जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही है। उसने इंसुलेशन के जो गाइडेंस थी वो हमें दी, गाइडलाइंस थी जो हमें दी, एंड जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था उसने उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सारी घर में इंसुलेशन कर दी। एंड देन वी वर रेडी फॉर द फिनिशिंग वर्क। फिनिशिंग में ये होता है कि आपने अगर बेस बोर्ड्स लगवाने हैं, फ्लोरिंग होनी है आपकी, क्राउन मोल्डिंग लगवानी है, मतलब आपके ऊपर है। फिनिशिंग तो ये है कि टोटली आपके ऊपर है, आप कितना खर्च करना चाहो उतना खर्च कर सकते हो। हमारा जो फिनिशिंग हुई है वो भी बहुत डिसेंट फिनिशिंग थी। हमने वो चौड़े वाले बेस बोर्ड लगवाए थे, चौड़े वाली फ्लोरिंग भी लगवाई थी। किचन की फ्लोरिंग एंड जो एंट्रेंस की फ्लोरिंग थी वहाँ पे हमने टाइल्स लगवाई थी, लॉन्ड्री एरिया में टाइल्स लगवाई थी, बाकी सारी वुडन फ्लोरिंग थी और वो भी बहुत चौड़े वाली हमने लगवाई थी। तो इट वाज क्वाइट गुड। अब ये जो स्ट्रक्चरल वर्क था और जो फिनिशिंग वर्क था उसके लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्टर ही हायर किया हुआ था, हिज नेम इज़ दर्शन। हमने पहले भी नंबर दिया था, अभी मैं दोबारा नंबर डाल दूंगा उसका इस वीडियो में। तो उससे हमारी शुरू से ही टोटल जो सारे काम के लिए उसने 30,000 मुझसे डिमांड करी थी, विच वॉज ओके, रीजनेबल लग रहा था मुझे, तो आई सेड येस फॉर दैट। अब बीच में क्या हुआ, एक चीज़ और जो हमें चेंज करनी पड़ी वो ये थी कि जब हमने मेन वाटर लाइन डलवाई थी ना, उस टाइम तक हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम किचन में कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि किचन ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। तो अब क्या हुआ, जो वाटर मेन लाइन जो हमारी डल रही थी ना, तो हमारा जो पानी का मीटर था वो किचन के कैबिनेट्स के पीछे था। अब उसकी वजह से क्या हुआ, हमें कैबिनेट्स तोड़नी पड़ी, कैबिनेट्स निकालनी पड़ी,
और वो थी आइकिया की कैबिनेट्स। अब आइकिया की कैबिनेट्स क्या होता है कि वो एक बार जब निकल जाए ना, फिर उनको दोबारा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एक तरह से हमारे लिए वेस्ट ही थी। और वैसे भी वो ब्राउन कलर की किचन थी, तो हमें लगा कि यार दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी, उसको चेंज करके उसको भी नया बना देते, सब कुछ नया बन रहा है, तो हम वाइट किचन जो हमें हमारे इस घर में है, हमें लगा कि वैसी किचन बनाएंगे। तो क्या हुआ, वो हमारा किचन का खर्चा एक एडिशनल ऐड हो गया। अब वो कितना खर्चा हुआ, वो नॉर्मली वो चार्ज करते हैं $250 पर स्क्वेयर फीट के अकॉर्डिंग। अब क्या था कि मेरे पास जो जगह थी ना किचन की, वो टोटल थी 13 फीट, बट उसमें 2 फीट का जो एरिया था वो तो स्टोव आ जाना था, गैस आ जाना था। अब मुझे लगा कि अगर मैं टोटल वो उसके ऊपर जो गैस होता है, गैस के ऊपर हुड होता है, कुछ लोग उसके ऊपर भी जैसे कैबिनेट बनवाते हैं जो कभी भी यूज़ नहीं होती, अगर मैं वो भी बनवाता हूँ ना, तो टोटल मेरा 13 फीट इंटू 2 26 स्क्वेयर फीट का एरिया काउंट हो रहा था। बट अगर मैंने वो नहीं उसको कंसीडर किया, उसके ऊपर वो नहीं बनवाई, तो जहाँ से स्टोव फिनिश हो रहा था, गैस फिनिश हो रहा था, वहाँ से आगे शुरू हुआ एंड मेरा 11 इंटू 2 22 स्क्वेयर फीट का एरिया काउंट हुआ, और उसका मैंने पे किया $2,800। अगर मैं साथ में वो उसके ऊपर हुड के ऊपर भी एक शेल्फ बनवा लेता तो मेरा $3,300 लग रहा था। सिर्फ वो 2 कैबिनेट डोर लगाने के लिए अगर मुझे $500 देने हैं, तो मुझे लगा क्या वेस्ट है, मैंने उसको फिर छोड़ दिया। तो $2,700 मैंने एडिशनल खर्च किया वो कराने का। अब क्योंकि वो सारी टाइल्स टूटी थी, किचन की सारी टाइल्स भी साथ में टूटी थी, तो वो जो टाइल्स का एडिशनल खर्चा मेरा आया 2,000। तो टोटल मुझे जो उस कॉन्ट्रैक्टर को जो पहले 30,000 में बात हुई थी, उसको मुझे पे करना पड़ा 32,000। किचन का मुझे एडिशनल पे करना पड़ा $2,700, $2,800 आई थिंक, और बाकी सब तो हमें पता ही था क्या खर्चा होना है। तो $60,000 में मेरी बेसमेंट रेडी थी एज अ लीगल यूनिट। फाइनल इंस्पेक्शन हुई, फाइनल इंस्पेक्शन के लिए वो आए, दे वर ओके विद एवरीथिंग, और उन्होंने हमें परमिट दे दिया। अब एक एडिशनल खर्चा जो हमने किया, जो डेफिनेटली वो हमने किया है, मोस्टली लोग नहीं करेंगे, वो ये था कि हमने अपने घर की ना पूरी वाटर प्रूफिंग कराई थी। वाटर प्रूफिंग कराने के लिए जो हमने उसको कॉन्ट्रैक्टर को पे किए थे, वो थे $13,500 प्लस 500 का एक एडिशनल कॉस्ट ये रही थी क्योंकि उसके बीच में एसी का यूनिट जो घर के बाहर होता है वो लगा हुआ था, उसको एक बार मूव कराना था। फिर उसके बाद जब वो काम फिनिश हो गया तो वापस उसी जगह पे सेट कराना था, तो उसके लिए मैंने $500 एडिशनल किसी को पे किए थे। तो टोटल 14,000 मेरा उस पर खर्च हुआ। तो इन टोटल 60,000 प्लस 14,000 74,000 में हमारी जो बेसमेंट है वो एज अ लीगल यूनिट रेडी हो गई। हमें उसकी परमिशन मिल गई, उसका परमिट मिल गया, और परमिट हमें मिला किस दिन है, 30th ऑफ जून को, और 1st जुलाई से लकीली वी आर हैप्पी हमारी बेसमेंट रेंट पे भी चढ़ गई। सो गाइस, प्रोसेस आपको पता चल ही गया। आपको पता है कि आपको एक आर्किटेक्ट हायर करना है, एक प्लम्बर हायर करना है, एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए, एक आपको HVAC वाला बंदा चाहिए, और एक कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जो आपका सारा फिनिशिंग का वर्क करेगा। अब ये सब चीज़ें आप चाहे तो किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को सारा काम देके उससे भी करा सकते हो, या अलग अलग भी हायर कर सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने मार्केट प्लेस से इन सबको ढूंढा था। अब क्या होता है, देखो मार्केट प्लेस पे यू विल गेट सो मेनी पीपल। 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो अगर उनके पास लाइसेंस है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, नहीं तो 2-3 लोगों को बुलाओगे घर पे, उनको दिखाओगे, उनसे कोटेशन लोगे, उनसे आइडिया लोगे, आपको पता चल जाएगा कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला, उनके रेट्स क्या हैं। बाकी टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, दर्शन, ही ऑल्सो हेल्प्ड मी अलॉट। दो उसका जो काम था सिर्फ फिनिशिंग और स्ट्रक्चर का था, बट इन सब चीज़ों में मैंने उसको अपने साथ इन्वॉल्व किया था। जब भी मैं कोई फाइनल डिसीजन लेता था HVAC वाले को हायर करने के लिए, प्लम्बर को हायर करने के लिए, तो मैंने उसको अपने साथ रखा, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भी ना जाए, और उसका जो एक्सपीरियंस है उससे भी मुझे हेल्प मिले। एंड इट वाज आई बिलीव अ गुड डिसीजन। आप भी इसी तरीके से कर सकते हो कि एक मेन कॉन्ट्रैक्टर हायर करके बाकी सब चीज़ों के लिए आप किसी और को बाहर से भी हायर कर सकते हो, एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्टर। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। पता नहीं मैं मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, मैं कभी कभी आता हूँ कैमरे के आगे, बट हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो आपके तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट में डालो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो मिलते हैं फिर आपसे। टेक केयर, बाय बाय।